Hello friends, how are you all? I'm Valli and today I'm going to discuss a very important process questions of November 2020 part 3. In the previous sessions, we have completed part 2. So two parts we have completed. So today I'm going to start because these questions are really very important for your upcoming exam UGC NET 2023. So the question is, during the course of teaching, a teacher very often uses probing questions. That means टीचर क्लास में पढ़ा रही है उस वक्त क्वेश्चंस पूछ रही है. क्यों पूछ रही है? टू क्लैरिफाई स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कंसेप्ट्स. क्योंकि वो क्या कर रही है, स्टूडेंट्स के जो आइडियाज हैं, जो कंसेप्ट्स है, उन्हें क्लैरिफाई करने के लिए. दैट मीन्स कि जब वो क्लास में पढ़ा रही है, वो बच्चों से क्वेश्चंस पुट अप कर रही है अपने लेक्चर की ड्यूरेशन में, लेक्चर के बाद, ताकि उसे पता चल सके कि जो उसने पढ़ाया है क्लास में, बच्चे उस चीज को क्लैरिफाई समझ पाए हैं कि नहीं पाए हैं, उनके आइडियाज, उनके कंसेप्ट्स क्या हैं. दिस मे बी लिंक्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रोसीजर्स. आपको बताना है कि जो एक्टिविटी टीचर कर रही है क्लास के अंदर, वो किस चीज से लिंक करता है, कौन से असेसमेंट प्रोसीजर से लिंक करता है. वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट कर रही है, प्रिडिक्टिव असेसमेंट कर रही है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रही है, या फिर समेटिव असेसमेंट कर रही है. देखिए वेरी क्लियर, समेटिव असेसमेंट हो नहीं सकता, क्योंकि टर्म एंड एग्जामिनेशन का जो आपका बच्चों का असेसमेंट होता है उसे हम बोलते हैं समेटिव. पूरे ईयर का या पूरा सेमेस्टर का उसे हम समेटिव बोलते हैं. प्रिडिक्टिव, कोई चीज प्रिडिक्ट नहीं कर रही वो. डायग्नोस्टिक, बच्चों की नीड, बच्चों की स्ट्रेंथ, बच्चों की वीकनेस, वो इस तरह की कोई असेसमेंट नहीं कर रही, तो डायग्नोस्टिक भी नहीं होगा. बचा क्या आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट. दैट मीन जो क्लास की ड्यूरेशन में टीचर ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द टीचिंग करती है, वो आपका क्या कहलाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मेटिव असेसमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका यूनिट 2 से बिलोंग करता है, द इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ बजट आर. आपके कौन कौन से इसेंशियल कंपोनेंट्स है बजट के. आप बजट कब बनाते हो, किन कंपोनेंट्स को आप यूज करते हो. बजट जब भी आप बनाओगे, किस चीज से बनाओगे. गैस कीजिए कि आपका कोई इंस्टीट्यूशन है, आपका कोई स्कूल है, तो आप किस चीज से बनाओगे बजट. आपको स्कूल में टीचर्स को सैलरीज देनी होती हैं, आपको बच्चों की फीस उसी हिसाब से रखनी होती है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना होता है. ठीक है, किस तरह का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है अपने स्कूल के लिए, क्या बच्चों को फीस देनी है, बच्चों को क्या सिलेबस होगा, सिलेबस का क्या करिकुलम आप लोग प्लान करेंगे. तो कहीं ना कहीं क्या खर्चा और क्या आपकी इनकम. बच्चों की फीस होगी तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी इनकम है. आप टीचर्स को सैलरीज देंगे तो दैट मीन्स दिस इज योर एक्सपेंडिचर. जो आपका खर्चा है, जो आपका सैलरीज का खर्चा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी आप काम करा रहे हो उसमें खर्चा होता है. ठीक है, तो बजट आप किस चीज का बनाते हो, इनकम का, एक्सपेंडिचर का. बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का खाली बजट नहीं बनेगा, पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स का भी नहीं, फीस एंड सैलरीज में खाली ये चीजें नहीं आती हैं. मतलब क्या आपकी इनकम है, ये अधूरा आंसर है. खाली फीस एंड सैलरी पे बजट नहीं. बजट तो हम बनाते हैं, लेकिन बजट किस पे बनाते हैं, जो आप इनकम ले रहे हो, जो आपकी इनकम है और जो आपका खर्चा है, उन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए आप एक बजट बनाते हो कि आपका बजट इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ताकि आपका इनपुट और आउटपुट दोनों इक्वल हो. तो मेन कंपोनेंट्स क्या होंगे हमारे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू. ये आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एज द अल्फा लेवल कौन सा होता है आपका, बिकम्स मोर स्ट्रिंजेंट. ठीक है, जब आपका अल्फा लेवल जो है, जो आपका टाइप 1 है, जब आपका क्या हो जाता है, वो स्ट्रिंजेंट हो जाता है, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है. कब, जब वो 0.05 से 0.01 लेवल पर जा रहा होता है, और जो पावर होती है आपकी स्टैटिकल टेस्ट की, वो आपकी डिक्रीज हो जाती है. जब आपकी पावर डिक्रीज होगी तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी टाइप 2 एरर की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे. टाइप 2 एरर के चांसेस बढ़ने का क्या मतलब होता है, टाइप 2 एरर जिसको आप क्या करते हो, फॉल्स करते हो, जो फॉल्स होता है और जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ जाता है. दैट मीन्स आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, रिसर्च जो होगी वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी, सिग्निफिकेंट नहीं होगी. बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं ये देखिए मैं थ्योरी भी लेकर आई हूँ इसकी, कि डिक्रीज जब आपकी अल्फा लेवल होती है, जब 0.05 कॉन्फिडेंशियल लेवल से आप 0.01 पे जाते हो, तो जो आपका चांस होता है टाइप 2 एरर का, वो इंक्रीज हो जाता है. इसका क्या मतलब होता है, टाइप 2 एरर का चांस का इंक्रीज. दैट मीन्स कि आप अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते. और अगर आप अपने रिसर्च में अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो आपकी रिसर्च है वो सिग्निफिकेंट नहीं है. दैट मीन्स इट इज इनसिग्निफिकेंट. सो दैट मीन्स अगर आपकी अल्फा लेवल डिक्रीज होगी तो आपका स्टैटिकल टेस्ट जो होगा वो भी डिक्रीज होगा. सॉरी हाँ, अगर डिक्रीज होता है तो आपका टाइप 2 एरर की चांसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे. सो दैट्स वेरी क्लियर कि आप नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे और जो आपकी रिसर्च होगी वो इनसिग्निफिकेंट होगी.
तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी पावर लो स्टैटिस्टिकल पावर होती है तो सबसे ज्यादा रिस्क होता है टाइप 2 एरर होने का, और अगर आपकी हाई होती है तो सबसे कम रिस्क होता है टाइप 2 एरर होने का। अब आता है नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या थी हमारी, कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जो है लीड करती है ज्यादा पावर इन कंपैरिजन टू नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। देखो ये तो इस स्टेटमेंट से ही समझ में आ रहा है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का मतलब जहां पे हाइपोथेसिस कैसी होगी, स्पेसिफिक होगी, ठीक है। और नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या होगा, जहां पे स्पेसिफिक नहीं होगी, डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होगी। देखो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होती है, जिसे हम कहते हैं टू टेल नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, जो कि प्रिडिक्ट करती है, क्या प्रिडिक्ट करती है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, लेकिन डायरेक्शन किस डायरेक्शन में इफेक्ट दिखाई दे रहा है वो स्पेसिफिक नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या है, कि जैसे डिफरेंस है किसमें, वोकैबुलरी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इन सम नंबर्स। हम ये बात जानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ मेल्स और फीमेल्स में वोकैबुलरी का डिफरेंस होता है, किसी की वोकैब बहुत अच्छी होती है, किसी की वोकैब थोड़ी कम अच्छी होती है, लेकिन हम ये नहीं बता रहे कि कितने मेल्स और कितने फीमेल्स की, ठीक है। दैट मीन्स आप एक स्पेसिफिक नंबर डिस्क्राइब नहीं कर रहे हो। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, जहां पर वन टेल डायरेक्शनल हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट करता है, जहां पे सिर्फ एक टेल डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होगा जो कि प्रिडिक्ट करेगा कि क्या नेचर है आपके इफेक्ट जो हो रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, किस डायरेक्शन में हो रहा है। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वन टेल डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, जहां पर आप बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में इफेक्ट हो रहा है। इसका एग्जाम्पल यही आएगा, अगर हम कंपेयर करते हैं मेल्स और फीमेल्स को, दैट मीन्स के फीमेल्स की बेटर वोकैब है इन कंपैरिजन टू मेल्स। तो ये चीज आप समझ सकते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में क्या डिफरेंस है। तो जो ये स्टेटमेंट है, और डायरेक्शनल हाइपोथेसिस लीड्स टू मोर पावर, ज्यादा पावर है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में इन कंपैरिजन टू नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से जो आपकी दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स हैव बीन सबस्यूम्ड इन समग्र शिक्षा के अंदर कौन कौन सी स्कीम्स जो जो मर्ज हुई थी, वो है आपकी एक ओवर आर्किंग प्रोग्राम जो था स्कूल एजुकेशन सेक्टर में, प्री स्कूल से लेके क्लास 12 तक के लिए क्यों किया गया था ये समग्र शिक्षा अभियान, ताकि अच्छा इफेक्टिवनेस आप देख सके, एक इम्प्रूवमेंट आप देख सके एक ब्रॉडर लेवल पे, जिसमें आप मेजर कर सके कि सब बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं स्कूल के अंदर, और बच्चों के एक अच्छे और सब बच्चों के इक्वल लर्निंग आउटकम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें 3 स्कीम्स को सबस्यूम किया गया था। फर्स्ट आती है आपकी सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन। 3 स्कीम्स को एसएसए, रमसा, टीचर एजुकेशन को सबस्यूम किया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, एसएसए, रमसा एंड टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि आपका स्टैटिस्टिक्स से बिलोंग करता है। इस क्लास में 2 क्वेश्चन आए हैं आपके रिसर्च से, और दोनों इंपॉर्टेंट है। एनोवा कितना 4 ग्रुप्स के स्टूडेंट्स का लिया गया रिसर्च प्रोजेक्ट में, सोर्स ऑफ वेरिएंस गिवन है, सम ऑफ स्क्वायर्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम और मीन आपको गिवन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एफ वैल्यू पूछ रहा है। एफ वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, बिटवीन अपॉन विद इन। तो मीन आप आराम से कंपेयर करके देख सकते हैं, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर रखना है आपको। 23 अपॉन 33 अपॉन 7.62, सो दिस इज योर एफ। वेरी क्लियर। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला रखना था आपको। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, इसमें और इसमें, थर्ड एंड फोर्थ में। तो थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग। और ये था मेरा आज का लेसन, और इन द नेक्स्ट लेसन मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस इसके लेकर आऊंगी, तो आपके लिए काफी हेल्प रहेगा फॉर अपकमिंग एग्जाम, क्योंकि आपका एग्जाम अभी मार्च में है most probably. So thank you friends, stay blessed, enjoy learning, and see you soon with the next video.